ओके, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉपर्टीज ऑफ एलटीआई सिस्टम। यहाँ एलटीआई सिस्टम पे हम क्यों दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि अभी हम लोग तो कॉन्वोल्यूशन पढ़ रहे थे, तो कॉन्वोल्यूशन के बाद दोबारा क्यों एलटीआई? इसलिए कि यार एलटीआई सिस्टम पर ही तो अप्लाई होता है कॉन्वोल्यूशन। कॉन्वोल्यूशन सिर्फ वहीं अप्लाई हो सकता है जहाँ पर हमें किसी लीनियर टाइम इन्वेरिएंट सिस्टम यानी एलटीआई सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स पता हो, तभी हम लोग आउटपुट निकालने के लिए कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी इनपुट। तो इनपुट और इम्पल्स रिस्पॉन्स के दरमियान कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करते हैं तो वी कैन प्रेडिक्ट दी आउटपुट। ठीक है ना? तो असल में प्रॉपर्टीज ऑफ एलटीआई सिस्टम का मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वोल्यूशन। तो both properties of this convolution and properties of LTI system they are combined in this topic। और आज हम लोग एक और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसके बाद, और वो देखते हैं क्या है। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा आसान भी है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और वेरी सिमिलर टू कॉन्वोल्यूशन भी है। खैर, पहले बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ LTI सिस्टम्स। तो पहली प्रॉपर्टी, बल्कि प्रॉपर्टीज ऑफ LTI सिस्टम में हम लोगों ने एक स्टेटमेंट पहले भी पढ़ी थी, पहले भी मैंने अर्ज किया था कि देखो कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलटीआई सिस्टम आर कंप्लीटली डिटरमिन्ड बाय इट्स इम्पल्स रिस्पॉन्स। एलटीआई सिस्टम एक ऐसा मैजिक है, एक ऐसा अनोखा फिनोमेना है एलटीआई होना, कि हम उसका अगर सिर्फ इम्पल्स रिस्पॉन्स पता हो तो हम उसकी तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं कि वो सिस्टम एलटीआई होगा कि नहीं, वो कॉजल है कि नहीं, वो स्टेबल है कि नहीं। इसी तरह बहुत सारी डिफरेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स जो एलटीआई सिस्टम की होनी चाहिए वो हम सिर्फ उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स देखकर बता सकते हैं। कैसे, वो अभी ज़रा देखते हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा एलटीआई सिस्टम की कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स कंसीडर करते हैं। एक डिस्क्रीट टाइम सिस्टम विद यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स है। डीटी को ज़रा समझना, इवेल्युएट करना ज़रा आसान होता है, इसलिए हालांकि एप्लीकेबल ये सारी बातें सीटी पर भी है, लेकिन ज़रा डीटी को समझना आसान होता है। तो फर्ज करते हैं हमारे पास एक इम्पल्स रिस्पॉन्स है, ये एच ऑफ एन इज इक्वल टू 1 और एन इज इक्वल टू 0 एंड 1। यानी एक ऐसा सिस्टम है जिसको अगर एक इम्पल्स दी जाए तो वो ओरिजिन पर एक इम्पल्स जनरेट करता है और फिर एन इज इक्वल टू 1 पर एक इम्पल्स जनरेट करता है, बस। और उसके अलावा देखिए अदरवाइज 0 है, तो दो इम्पल्सेस जनरेट करता है। अब अगर ये सिस्टम एलटीआई है तो the input and output of this LTI systems are related with this expression कि जो इसकी आउटपुट होगी सिस्टम की वो होगी एक इम्पल्स, एक इनपुट, जो भी हमने इनपुट, ज़ाहिर इनपुट तो हमने इम्पल्स दिया है, एक इनपुट एट ओरिजिन और वही इनपुट यानी कि इम्पल्स एट एन इज इक्वल टू 1। जैसे कि हमें यहाँ इम्पल्स रिस्पॉन्स पता चल रहा है कि यार इसको एक इम्पल्स दे दो अगर, तो वो 1 टेक करेगा ओरिजिन पर और 1 पर, लोकेशन नंबर 1 पर। यही कह रहे हैं कि अच्छा इनपुट जो हम देंगे, जो भी इम्पल्स देंगे, ज़ाहिर है इम्पल्स की बात कर रहे हैं, इम्पल्स देंगे तो एक इम्पल्स ओरिजिन पर होगी और एक इम्पल्स होगी एट लोकेशन नंबर 1। लेकिन ये तभी है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा, जब सिस्टम एलटीआई हो तो एक यूनिक सिस्टम होगा जो ये आउटपुट जनरेट करेगा। लेकिन अगर सिस्टम एलटीआई नहीं है, टाइम इनवेरिएंट को छोड़िए, अगर लीनियर ही नहीं है, सिर्फ लीनियर ही ना हो, जैसे on the other hand there are many non-linear systems with same response, सेम आउटपुट जनरेट करेंगे। बहुत सारे सिस्टम्स जो नॉन लीनियर होंगे, मिसाल के तौर पर ये सिस्टम, फॉर एग्जांपल बोथ ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स हैव दिस प्रॉपर्टी। ये देखिए, एक सिस्टम नॉन लीनियर है जो इनपुट पर एक इम्पल्स जनरेट करेगा और एन इज इक्वल टू 1 पर एक इम्पल्स जनरेट करेगा, लेकिन ब्रैकेट लगाकर स्क्वायर लगा दियो तो जाहिर है ये नॉन लीनियर है, आउटपुट है उस सिस्टम की। फिर किसी और सिस्टम की आउटपुट है मैक्सिमम ऑफ द इनपुट एट ओरिजिन एंड इनपुट एट लोकेशन नंबर 1। लो जी, यही इन दोनों पर ही डिपेंड कर रहा है, ओरिजिन पर और एन इज इक्वल टू 1 पर। लेकिन ये जो दूसरा सिस्टम है, ये उनमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको रिटर्न कर देगा, है नॉन लीनियर, क्योंकि मैक्सिमम कैलकुलेट करना, पहले तो कंपेयर करना, फिर कौन सा उसमें से मैक्सिमम है उसको रिटर्न करना, जी नॉन लीनियर सिस्टम है। लेकिन अगर सिस्टम एलटीआई है तो वो जो ऊपर वाला इम्पल्स रिस्पॉन्स हमें नज़र आ रहा है इस वक्त स्क्रीन पर, वाहिद यूनिक एक सिस्टम होगा जो ये आउटपुट जनरेट करेगा वाई ऑफ एन। तो अगर नॉन लीनियर तो बहुत सारे ऐसे होंगे जनाब शहजादे जो सेम, जिनका यूँ कहिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम सेम है। लेकिन अगर एलटीआई है
तो वाहिद एक यूनिक सिस्टम होगा जिसका नाम हो सकता है वसीम निशान हो है ना। खैर, तो एक यूनिकनेस होती है एलटीआई सिस्टम में उसके इम्पल्स रिस्पॉन्स के रिस्पेक्ट में। Consequently, if the system is non-linear, it is not completely characterized by its impulse response. तो सिस्टम अगर नॉन लीनियर होगा तो उसको हम उसके इम्पल्स रिस्पॉन्स से कैरेक्टराइज नहीं कर सकते। तो ज़रूरी है, मस्ट है कि सिस्टम एलटीआई होना चाहिए, तो ही हम उसकी कैरेक्टराइजेशन विद इम्पल्स रिस्पॉन्स कर सकते हैं, वरना नहीं। ठीक है, तो ये एक तो इसकी यूनिकनेस हो गई एलटीआई की। कॉन्वोल्यूशन विद यूनिट इम्पल्स, ये एक वाइवा का सवाल होता है, अक्सर इंटरव्यूज वगैरह में भी पूछा जा सकता है अगर इंटरव्यूअर खुद इंजीनियर हो तो। क्या कि किसी सिग्नल को अगर हम कन्वॉल्व करें यूनिट इम्पल्स के साथ, मसलन कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी, उसका कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म किया जाए इम्पल्स रिस्पॉन्स डेल्टा ऑफ टी के साथ, तो क्या मिलेगा? क्या ख्याल है? पहले आप लोगों का ख्याल पूछ लिया जाए, फिर आगे मैं एक क्लिक करूँगा, जवाब आ जाएगा। सर डेल्टा ऑफ टी तो हमारे पास जो है ओरिजिन पे होगा। हाँ, लेकिन हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे मेरे भाई, ख्याल रखना, हम कॉन्वोल्यूशन कर रहे हैं। जी जी, कन्वोल्यूशन कर रहे हैं। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे होते तो ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती। तो क्या ख्याल है, इस कॉन्वोल्यूशन से हमें क्या मिलना चाहिए? इक्वल के इस तरफ क्या आएगा? सर 1 आएगा। 1 आएगा। और किसी का जवाब? नहीं, 1 नहीं आएगा मेरे भाई। देखिए, जब हम कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं इस, नहीं बेटा, बहुत नॉइजी माइक है तुम्हारा, कुछ समझ में नहीं आया। चलो खैर, मैं बताता हूँ। जब हम कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करते हैं तो देखो पहला काम क्या करते हैं, पहले तो हम इसको टॉप पर कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि टेम्परेरी वेरिएबल होगा। फिर हम इस सिग्नल को मिरर करेंगे जिसके साथ एसोसिएट होता है ये कॉन्वोल्यूशन का साइन। तो मेरे भाई इसको मिरर करोगे तो ये बेचारा ऐसे ही रहेगा। फिर हम इतना शिफ्ट करते हैं कि इसके साथ ओवरलैप ना करे, तो इसकी अपनी वैल्यू 1 होती है ना। यूनिट इम्पल्स है, यूनिट नाम ही उसका यूनिट है बेचारे का, यूनिट इंचार्ज नहीं है यूनिट इम्पल्स है, तो इसका तो मैग्नीट्यूड ही 1 है। 1 से आप किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे इटसेल्फ मिलेगा। और फिर हम इसको शिफ्ट करते चले जाते हैं, शिफ्ट करते चले जाते हैं जब तक ओवरलैप ना करें। इसका मतलब है अगर 1 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाएँ, शिफ्ट करते जाएँ, मल्टीप्लाई करते जाएँ, तो हमें ये सिग्नल वापस मिल जाएगा, यानी ये तो 1 नहीं मिलेगा मेरे भाई, ये सिग्नल इटसेल्फ। तो अगर हम किसी सिग्नल को यूनिट इम्पल्स के साथ कन्वॉल्व करें, मल्टीप्लाई नहीं, कन्वॉल्व करें, तो हमें वही सिग्नल वापस मिलता है। ये तो सीटी के लिए है। सिमिलरली अगर शिफ्टेड सिग्नल हो, यानी ये इम्पल्स शिफ्टेड हो, अब क्या ख्याल है, यही सिग्नल मिलेगा हमें? ये मिलेगी इसमें। शिफ्टेड मिलेगा, यस। तो इनपुट सिग्नल भी इतना ही शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज वो जो प्रॉपर्टी है ना कि जितना इनपुट शिफ्ट हो उतना ही आउटपुट शिफ्ट होगा, तो बिल्कुल इनपुट सिग्नल भी उतना ही शिफ्ट हो जाएगा। ये सीटी के लिए था, सिमिलरली डीटी के लिए भी ऐसे ही होगा। तो impulse response with delta signal will give you the signal itself. If it is impulse response, then it will give you impulse response as it is. अगर कोई सिग्नल y हो तो हमें आउटपुट y मिल जाएगा। तो कॉन्वोल्यूशन विद इम्पल्स सिग्नल विल गिव यू द सेम सिग्नल। ये कभी कभार हमारी ज़िंदगी बड़ी आसान कर देता है, जब हम देखते हैं अरे कॉन्वोल्यूशन तो हो रही है लेकिन इम्पल्स के साथ, तो हमें वही सिग्नल वापस मिल जाता है। और ये काम आपको बहुत हेल्प देगा डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग जब आप पढ़ेंगे 6th सेमेस्टर में, डीएसपी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आओ जल्दी से प्रॉपर्टीज पर आते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की हम लोग बात कर चुके हैं, हमें पता है कि एलटीआई सिस्टम में कॉन्वोल्यूशन अप्लाई होती है और कॉन्वोल्यूशन खुद कम्यूटेटिव होता है, यानी हम इनपुट सिग्नल के साथ कॉन्वोल्यूशन करें इम्पल्स रिस्पॉन्स का, या इम्पल्स रिस्पॉन्स के साथ कॉन्वोल्यूशन करें इनपुट का, यानी कि ये एक्स ऑफ एन कॉन्वोल्यूशन विद एच ऑफ एन इज सेम एज इम्पल्स रिस्पॉन्स कॉन्वोल्यूशन विद इनपुट। या इनको आपस में इनकी जगह अगर तब्दील कर दी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल उसी तरह जैसे एडिशन भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। 2 इंटू 3 भी 6 होता है और 3 इंटू 2 भी 6 होता है। इसी तरह कॉन्वोल्यूशन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्योंकि एसोसिएट है एलटीआई के साथ, तो ये प्रॉपर्टी एलटीआई की भी गिनी जाती है।
और CT के लिए ऑब्वियसली आपको पता है कि सिर्फ छोटे ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे और कुछ नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये भी उसी तरह है कि ऑर्डर जहाँ मैटर नहीं करता, जैसे हम अगर ऐड करें 2 + 3 + 5 तो मेरे ख्याल में आउट जवाब आएगा 10, और अगर कहा जाए 5 + 3 + 2 तो भी 10 आएगा, 5 + 2 + 3 तो भी 10 आएगा। तो जहाँ ऑर्डर मैटर ना करता हो वहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, और कन्वोल्यूशन भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती, कम्यूटेटिव कहिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। यानी अगर फॉर एग्जांपल हम देखें कि देयर आर 2 इम्पल्स रिस्पॉन्स H1 एंड H2 एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, प्लस है तो इसका मतलब है इन सीरीज है, और फिर हम उसको एक इनपुट दे रहे हैं x of n, तो इट इज सेम एज if we distribute this x of n with h of n and with h of 2 of n। तो हम देखिए इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कॉन्वोल्यूशन को, x of n कॉन्वोल्यूशन विद h of n पहला, उसके बाद फिर x of n कॉन्वोल्यूशन विद h2, दो सिस्टम्स हैं। इसका मतलब अच्छा CT के लिए भी जल्दी से लिख लें, कोई मसला नहीं है, CT में भी सेम रहेगा। तो हेल्पफुल कैसे है ये देखिए कि इसका मतलब है इस साइड पर अगर हम देखें तो देर आर 2 सिस्टम्स H1 एंड H2, ये रहा H1 एंड H2 एंड दे आर कंबाइंड, दे आर अप्लाइड विद सेम इनपुट x of t, यहाँ भी इनपुट x of t, यहाँ भी इनपुट x of t। इसका मतलब है एक इनपुट है और वो दो सिस्टम्स को जा रही है, गोया दो सिस्टम्स दे आर इन पैरेलल, है ना, और जो आउटपुट आ रही है उनको फिर हम आपस में ऐड कर रहे हैं। इसकी आउटपुट आ रही है y1, इसकी आउटपुट आ रही है y2, और ये देखिए ये y1 है, इसको कॉन्वॉल्व करेंगे तो ये y2 मिलेगा, और फिर हम इनको आपस में ऐड कर रहे हैं तो मिल रहा है फाइनल आउटपुट। इसका मतलब है जहां हम देखें कि दो सिस्टम आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं, वहां इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए एक सिस्टम बना लें जिसमें इंडिविजुअल इनपल्स रिस्पॉन्सेज को आपस में ऐड किया गया, और फिर एक मरतबा कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करें। देखो यहाँ दो मरतबा कॉन्वोल्यूशन हो रही है, यानी एक मरतबा ये इनपुट इस सिस्टम के साथ, एक मरतबा ये इनपुट इस सिस्टम के साथ कन्वॉल्व, दो मरतबा कॉन्वोल्यूशन। कहा तो यार कॉन्वोल्यूशन खुद एक मनूस प्रोसेस है, एक मरतबा ही, ना कि यहाँ दो मरतबा। तो जहाँ कहीं हम देखें दो सिस्टम पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए एक सिस्टम बना लें, आपको एक दफ़ा कॉन्वोल्यूशन करनी पड़ेगी, यानी दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। एक सिस्टम हमने बना लिया, यहाँ अभी दो सिस्टम थे, दो दफ़ा कॉन्वोल्यूशन हो रही थी, एक सिस्टम बना लिया, अब एक ही मरतबा कॉन्वोल्यूशन, अब ये एक कंप्लीट सिस्टम बन गया है, उसको एक मरतबा कन्वॉल्व करेंगे, आउटपुट जनरेट हो जाएगी, दो दफ़ा नहीं करनी पड़ेगी भाई। तो दिस अगेन विल हेल्प यू इन डिजिटल डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग DSP। वहाँ बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं, उनको हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं, जितना सिंप्लीफाई हो जाता है उसके बाद फिर कोशिश करते हैं कम से कम कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करनी पड़े। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें उस वक्त हेल्प करती है जब हम देखते हैं दो सिस्टम आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हो, दो या दो से ज़्यादा, इवन तीन होते तो नीचे वाले बॉक्स में तीन सिस्टम आ जाते, तीन इम्पल्स रिस्पॉन्स आपस में ऐड हो जाते, एंड सो ऑन। तो इट विल हेल्प us not here but in DSP डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बड़ी हेल्पफुल होगी हमारे लिए इंशाल्लाह अगले किसी कोर्स में डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में। सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी उसी तरह है, जैसे हम देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ ऑर्डर नहीं मैटर कर रहा कि हम पहले कॉन्वॉल्व करें H1 और H2 के साथ, देखिए ब्रैकेट लगा हुआ, तो पहले ये कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करेंगे, फिर इनका जो आंसर आएगा उसको इसके साथ कन्वॉल्व करेंगे। वो सेम है कि पहले आप इनपुट और H1 यानी एक सिस्टम के साथ कन्वॉल्व कर लें, जो आउटपुट है उसको सेकंड के साथ कन्वॉल्व कर लें, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता यहाँ पर, उसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यानी ये इनपुट है, देयर आर टू सिस्टम्स H1 एंड H2, दे आर इन कैस्केड, यानी इन सीरीज है, तो इसका मतलब है देखिए ना, पहले यहाँ से इससे लेते हैं फिर वापस आते हैं इधर। इनपुट सिग्नल एक सिस्टम के साथ कन्वॉल्व होगा, आउटपुट बनेगी फॉर एग्जांपल W, मेरे नाम की निस्बत से W(n), फिर ये जो आउटपुट आई है उसको दूसरे सिस्टम के साथ कन्वॉल्व करेंगे, फिर एक मरतबा कॉन्वोल्यूशन करनी पड़ेगी, दो मरतबा कॉन्वोल्यूशन हो गई, तब जाकर आउटपुट जनरेट हो रही है Y1। अब फर्ज करो अब हमें इनपुट बार बार चेंज करनी है, हम लोग पूरी क्लास का डेटा हो, वॉइस सिग्नल हो, सबके वॉइस सिग्नल यहाँ अप्लाई करना है, दो दफ़ा कन्वॉल्व करेंगे,
एक सिग्नल 2 मरतबा कॉन्वोल्यूशन नहीं, मर जाएंगे हम तो क्या करें, एक मरतबा सिस्टम बना लें, इन दोनों के जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्स थे उनको मिलाकर एक मरतबा कॉन्वोल्यूशन हमने कर ली, एक सिस्टम बना लिया। अब ये एक सिस्टम है, अब इनपुट देते जाइए, चेंज करते जाइए, आउटपुट जनरेट होती जाएगी और कोई जवाब में फ़र्क भी नहीं, क्योंकि ऊपर इक्वेशन कर रही है दे आर सेम। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ भी हमारी हेल्प करेगी जब हम देखेंगे दो या दो से ज़्यादा सिस्टम्स आपस में सीरीज में कनेक्ट हो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वहाँ हेल्प करती है जहाँ पैरेलल में कनेक्टेड हो, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वहाँ हेल्प करेगी जहाँ सिस्टम्स दो या दो से ज़्यादा सिस्टम सीरीज में कनेक्टेड हो, तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसी तरह ऑर्डर भी आगे पीछे कर लें, अगर यही दो सिस्टम्स हैं तो पहले इनपुट को H2 के साथ कन्वॉल्व कर लें, फिर H1 के साथ कन्वॉल्व कर लें, यानी कि इस तरह देखो, पहले H2 के साथ और फिर H1 के साथ, वही जवाब आएगा Y1। और इसी तरह इन दोनों को भी पहले H1 कॉन्वोल्यूशन विद H2 था, अब H2 कॉन्वोल्यूशन विद H1 करके एक सिस्टम बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जवाब में। हो सकता है हमारा काम आसान हो जाए, हो सकता है हमारा काम इस तरह के बजाय इस तरह करने में आसान हो सकता है इस तरह के बजाय इस तरह करने में आसान हो जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर मैटर नहीं करता कॉन्वोल्यूशन में। ठीक है, काम बहुत आसान हो जाएगा, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है हमारी। ये एक प्रॉब्लम है 2.43, ये सॉल्व प्रॉब्लम है, इसको ज़रा बुक में देख लेना। इसी तरह इस प्रॉपर्टी को, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को उसने प्रूफ करके दिखाया है कि आगे पीछे करके से सिस्टम को आगे पीछे कर दें अगर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जवाब सेम आता है। इसको देख लेना, सॉल्व एग्जाम्पल है, देख लोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं देखोगे तो मेरा नुकसान थोड़ी है, अपना ही नुकसान करोगे। तो जहाँ कोई रेफरेंस दिया जाए ना, उसको ज़रूर देख लेना चाहिए। हमारी ओपनहाइम जो टेक्स्ट बुक है उसमें 2.43 को ज़रूर 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 देख लेना, 3 दफ़ा सर ने कहा है तो ज़रूरी चीज़ है, तभी सर ने 3 दफ़ा ज़रूर कहा है। तो दिस इज़ अ सॉल्व एग्जाम्पल, इसको ज़रूर देखें। काउजैलिटी ऑफ एलटीआई सिस्टम, यार ये जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है ना, ये हमें ये भी बताता है कि कोई सिस्टम कॉजल है कि नहीं। हालांकि आपको याद होगा कि कॉजैलिटी चेक करने के लिए हमारे पास एक टेस्ट होता था, वो हम परफॉर्म करते थे, एक इनपुट देते थे, फिर शिफ्ट करके देते थे वगैरह, फिर देखते थे कि कहीं वो जो सिस्टम है वो कहीं किसी फ्यूचर वैल्यू पर तो डिपेंड नहीं कर रहा। यहाँ हमें सिर्फ इम्पल्स रिस्पॉन्स अगर गिवन हो तो हम देखते ही बता देंगे, बल्कि आप भी थोड़ी देर के बाद आप भी देखते ही बता देंगे कि वो सिस्टम कॉजल है या नहीं। कैसे? आइए छोटा सा पहले तो ये याद करें, जो ब्लू कलर में चीज़ आती है ना, ये सर आपकी याददाश्त को रिफ्रेश करते हैं। द आउटपुट ऑफ अ कॉजल सिस्टम डिपेंड्स ओनली ऑन प्रेजेंट एंड पास्ट वैल्यूज ऑफ इनपुट। ये तो हमारी याददाश्त है, किसी के जो सिस्टम होता है वो प्रेजेंट और पास्ट पर डिपेंड करता है, फ्यूचर पर नहीं करता। एक भी फ्यूचर की वैल्यू आ जाए तो हम कहते हैं सिस्टम कॉजल नहीं है। अब इम्पल्स रिस्पॉन्स को देख करके कैसे पता चलेगा, ये तो हम आउटपुट को देख कर अंदाजा लगाते थे। इम्पल्स रिस्पॉन्स को देख कर कैसे पता चलेगा, तो भाई ऐसे पता चलेगा, ये देखिए सर ने एक क्लिक किया, फॉर एन LTI सिस्टम टू बी कॉजल इट्स इम्पल्स रिस्पॉन्स शुड नॉट एग्जिस्ट फॉर t, अगर CT हो तो t, और अगर डिस्क्रीट है तो n लेस देन 0, यानी ओरिजिन से पहले इम्पल्स रिस्पॉन्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर h ऑफ t या h ऑफ n को आप देखें कि ओरिजिन से पीछे एग्जिस्ट करता है तो वो कॉजल ही नहीं है, क्योंकि वो सिस्टम किसी फ्यूचर वैल्यू पर भी डिपेंड कर रहा है। ओरिजिन से पीछे का मतलब है फ्यूचर वैल्यू, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स देखते ही हमें पता चल जाएगा सिस्टम कॉजल है कि नहीं। तो अगर ओरिजिन से पीछे इम्पल्स रिस्पॉन्स की वैल्यू 0 है तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि बगैर कोई टेस्ट अप्लाई किए कि यार ये कि सर ये सिस्टम जो है ना ये तो कॉजल है, अगर ओरिजिन से पीछे उसकी वैल्यू 0 होती है तो, क्योंकि ओरिजिन से पीछे हाँ x ऑफ -1 h ऑफ -1 नहीं, h ऑफ प्लस वाली n+1 h ऑफ n+4 h ऑफ n, इस तरह अगर दिया हुआ हो प्लस वाली वैल्यूज जो फ्यूचर वैल्यूज होती हैं, अगर हम देखें कि इम्पल्स रिस्पॉन्स में कोई ऐसी टर्म आ रही है फ्यूचर वाली, तो आप आंख बंद करके कह दें कि ये कॉजल नहीं है। प्लस वाली यानी आर्ग्यूमेंट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर t+4 हो फॉर एग्जांपल, t+1 हो, n+1 हो, इस तरह की वैल्यूज अगर है इम्पल्स रिस्पॉन्स के अंदर, तो आप आंख बंद करके कह देंगे कि कॉजल नहीं है। तो कॉजल तो डिपेंड ही फ्यूचर वैल्यू पर करता है, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स में भी अगर कोई फ्यूचर वैल्यू हो तो वो सिस्टम ही कॉजल नहीं होगा। तो देयर मस्ट बी इम्पल्स रिस्पॉन्स इक्वल टू 0 बिफोर द ओरिजिन। मिसाल के तौर पर
इम्पल्स रिस्पॉन्स इज 0 फॉर ऑल n लेस देन 0। कोई इम्पल्स रिस्पॉन्स है उसकी वैल्यू है 0 फॉर n लेस देन 0। अब n ग्रेटर देन 0 पर, इक्वल टू 0 पर भले नॉन वैल्यूज हो, आई मीन नॉन जीरो वैल्यूज हो, 10,000 उसकी वैल्यू हो, 5 हो, -10 हो, लेकिन ओरिजिन से पीछे n लेस देन 0 पर सारी वैल्यू 0 होनी चाहिए। एक भी वैल्यू अगर एग्जिस्ट करती होगी नॉन जीरो तो सिस्टम कॉजल नहीं है। सिमिलरली ct के लिए भी h ऑफ t शुड बी इक्वल टू 0 फॉर t लेस देन, इक्वल नहीं, लेस देन 0। ले भाई स्टेबिलिटी का भी हम लोग टेस्ट फरमाते थे कि कोई सिस्टम स्टेबल है कि नहीं, इसका भी हम लोगों ने टेस्ट किया था। अगर हमारे पास इम्पल्स रिस्पांस की एक्सप्रेशन है तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल होगा कि नहीं। अब हम टेस्ट तो खैर रिपीट नहीं कर रहे, लेकिन आपको याद होगा एक BIBO एक स्टेटमेंट, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट, यानी किसी सिस्टम को अगर हम इनपुट फाइनाइट दें तो इट मस्ट जनरेट फाइनाइट आउटपुट। BIBO, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। लेकिन अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स है तो उसको देखकर कैसे पता चलेगा भाई? आइए देखते हैं कैसे पता चलेगा। तो कुछ क्लिक करते हैं सर। पहले तो रिकॉल सर करवाएंगे कि स्टेबिलिटी का मतलब है अ सिस्टम इज स्टेबल इफ एवरी बाउंडेड इनपुट प्रोड्यूसेस अ बाउंडेड आउटपुट। वही BIBO, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी सिस्टम को 0 दें और उसकी आउटपुट इन्फिनिटी हो जाए तो वो सिस्टम आपका स्टेबल नहीं है। या आप किसी सिस्टम को इस इन्फिनिटी दें और वो फाइनाइट वैल्यू प्रोवाइड करे तो भी सिस्टम स्टेबल नहीं है। अनबाउंडेड इनपुट पर लाजमी आउटपुट अनबाउंडेड होगी, और अगर आप इनपुट बाउंडेड दे रहे हैं स्टेबल सिस्टम को तो लाजमी है कि आउटपुट भी बाउंडेड यानी फाइनाइट होगी। आइए बिस्मिल्लाह। द कंडीशन अंडर विच LTI सिस्टम आर स्टेबल आर, CT के लिए और DT के लिए, दोनों के लिए। DT के लिए पहले इम्पल्स रिस्पॉन्स जो भी हमें दिया हुआ हो, h(n) दिया हुआ हो, उसको आप एब्सोल्यूट यानी उसका जो मैग्नीट्यूड है, तमाम मैग्नीट्यूड की जो स्टेम्स है उनको सबको सम कर लें। कोई वैल्यू नेगेटिव भी है तो मॉड्यूलस का मतलब ही उसका पॉजिटिव, उसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो -3 भी है तो उसको +3 करके काउंट कर लें, सबको ऐड कर लें। अगर समेशन लेस देन इन्फिनिटी आ जाए तो सिस्टम स्टेबल होगा, वरना नहीं होगा। इसी तरह CT के लिए आपको पता है CT में समेशन तो होती नहीं है, वहाँ इंटीग्रेशन होती है। तो CT के लिए बस ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक टेम्परेरी वेरिएबल है मेरे भाई, तो टेम्परेरी वेरिएबल यहाँ भी लेंगे, एक तो ले लिया। जो भी इम्पल्स रिस्पॉन्स हमें h ऑफ t दिया हुआ है उसको इंटीग्रेट कर लें जहाँ से जहाँ तक वो एग्जिस्ट करता हो। और अगर आप कहें आपको मिले कि जनाब जो इंटीग्रेशन का रिजल्ट है वो लेस देन इन्फिनिटी है, आप आंख बंद करके कहते हैं सर ये सिस्टम तो सेटेबल है। और इसको अल्फाज में ये वाइवा का भी सवाल होता है कि हाउ विल यू फाइंड दैट अ सिस्टम इज स्टेबल और नॉट। तो हम लोग कहते हैं अल्फाज में, इफ दिस सिस्टम इज एब्सोल्युटली समेबल, एब्सोल्यूट यानी मॉड्यूलस एब्सोल्युटली सम लेस देन इन्फिनिटी हो, यानी तमाम जितनी भी उसकी इम्पल्सेस हैं, इम्पल्स रिस्पॉन्स की तमाम स्टेम्स, सबके मैग्नीट्यूड को आपस में सम कर लें, और अगर ये सम की वैल्यू आ जाए लेस देन इन्फिनिटी तो आप आंख बंद करके कह दें के सिस्टम स्टेबल है। और इसी तरह अगर आप इंटीग्रेट कर लें मॉड्यूलस वैल्यूज को तो लेस देन इन्फिनिटी आने पर आप ये कह सकते हैं कि सिस्टम हमारा स्टेबल होगा। तो सिर्फ देखो इम्पल्स रिस्पॉन्स को देखकर सारी कैरेक्टरिस्टिक, तमाम कैरेक्टराइजेशन पॉसिबल है LTI सिस्टम की। लेकिन अगर सिस्टम LTI ना होता तो इम्पल्स रिस्पॉन्स के जरिए हम उसको कैरेक्टराइज नहीं कर सकते थे। सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक किसी LTI सिस्टम की इम्पल्स रिस्पॉन्स से पता चल जाती है। जैसे यहाँ भी हम देख रहे हैं काउजैलिटी, स्टेबिलिटी, और अच्छा इसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। जाहिर है वहाँ सम कहते तो यहाँ इंटीग्रेट कहेंगे। तो अगर एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल हो सिस्टम इम्पल्स रिस्पॉन्स तो हम उसको कहेंगे कि वो सिस्टम यकीनी तौर पर स्टेबल सिस्टम होगा। उसको बाउंडेड इनपुट दीजिए तो बाउंडेड आउटपुट ही लीजिए, वरना फूट लीजिए, मतलब वरना सिस्टम स्टेबल नहीं है। इन्वर्टिबिलिटी पहले तो याद दिलाते हैं, ब्लू कलर में जो लिखा हुआ है, सिस्टम इज इन्वर्टेबल इफ एन इनवर्स सिस्टम एग्जिस्ट। अगर किसी सिस्टम का अपोजिट एग्जिस्ट करता है, मसलन कोई एडर है तो उसका अपोजिट सब्ट्रैक्टर होगा, कोई इंटीग्रेटर है तो उसका अपोजिट डिफरेंशिएटर होगा,
कोई एनालॉग टू डिजिटल सिस्टम, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर उसका एंटी सिस्टम होगा। तो अगर किसी सिस्टम का इन्वर्ट एग्जिस्ट करता है तो वो इन्वर्टेबल सिस्टम कहलाता है। अब यहाँ एल टी आई कहाँ बीच में आ गई? एल टी आई यूँ आ गई कि अगर कोई सिस्टम एल टी आई है तो उसका इन्वर्ट भी एल टी आई होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सिस्टम तो एल टी आई हो लेकिन उसका जो अपोजिट है, जो उसका एंटी सिस्टम है, जो उसका इन्वर्ट सिस्टम है, वो नॉन एल टी आई हो। ये हो नहीं सकता। तो मैथमेटिक्स ये कहती है और ये प्रूफ्ड है कि अगर सिस्टम एल टी आई है तो उसका एंटी यानी उसका इन्वर्ट भी एल टी आई ही होगा, नॉन एल टी आई नहीं हो सकता। कितनी सी बात थी। ये कुछ एग्जांपल वो फिर रिपीट हो गई है, मैंने पिछली वाली इस लेक्चर में दोहरा दी थी। तो इसमें से जितने कर सकते हो कर लेना, खुद तुम्हारा फायदा है। और इसी तरह शॉम सीरीज से पेज नंबर 66 ऑनवर्ड जितनी भी एग्जांपल, जितनी भी कॉन्वोल्यूशंस कर सकते हैं कर लीजिए, आपका फ़ायदा है। क्योंकि कोई भी टेढ़ा मेढ़ा आड़ा तिरछा लगड़ा लूला सिग्नल हम दे सकते हैं फाइनल में, मिड टर्म में, असाइनमेंट में वगैरह वगैरह वगैरह। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे फ़ायदे पर होगी। ये स्लाइड पहले भी पिछले वाले लेक्चर में भी आई थी, तो उसको रिपीट किया है इसलिए कि ज़रूरी है कि 2.1 से लेकर 2.15 तक जितने कर सकें। मैं ये नहीं कह रहा पूरे के पूरे 14-15 जितने सवाल हैं ये सारे कर लें, इसी तरह शॉम सीरीज़ को भी उठा के सारा खा जाए, नहीं ऐसा नहीं है। जितना ज़्यादा कर लेंगे आपको कॉन्फिडेंस जब हो जाए कि हाँ बस आप सर ने कोई भी सवाल दे दिया तो मैं कर लूँगा, बस वहाँ छोड़ दीजिए। हो सकता है 6 सवाल करने के बाद ही आपको इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि नहीं यार बस हो गया, इससे ज़्यादा कॉन्वोल्यूशन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं नाउ आई एम चैम्पियन, आई एम दी ग्रैंड कॉन्वोल्यूटर ऑफ यू आई टी। तो बस कर देना 6 सवाल के बाद, जितने कर लो उतना फ़ायदे में रहोगे। तो ग्रैंड कॉन्वोल्यूटर ऑफ यूआईटी का एक कंपटीशन होना चाहिए मेरे ख्याल में। चारों पांचों सेक्शन जितने भी 4 सेक्शन है, सब में एक मनहूस सा सवाल देकर और कंपटीशन ज़रा अगर करवा दिया जाए कि कौन कॉन्वोल्यूशन सही परफॉर्म करता है, तो ही विल बी अवार्डेड द टाइटल ऑफ ग्रैंड कॉन्वोल्यूटर ऑफ यूआईटी। है ना? आइडिया अच्छा है, सोचते हैं। खैर आइए, ये बात हो गई ख़त्म। हाँ, सोचते हैं चारों सेक्शन में फ्लोट करते हैं एक सवाल कि आओ ज़रा कंपटीशन में कौन बेहतरीन कॉन्वोल्यूशन कर सकता है। आइडिया अच्छा है, सर को लाइसेंस आपको दूंगा कि ग्रैंड कॉन्वोल्यूटर ऑफ यूआईटी का टाइटल रखते हैं। खैर ये तो मजाक की बात थी। आइए बिस्मिल्लाह, नया टॉपिक स्टार्ट करने मैंने कहा था आज ही हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड दिस इज कोरिलेशन एंड मोर स्पेसिफिकली क्रॉस कोरिलेशन। ये होता क्या है? पहले तो जब आप कोरिलेट की बात करते हैं, सर कोरिलेशन सिग्नल को दिखाया नहीं सर आपने, कौन सा सिग्नल? सिग्नल से मतलब डायरेक्ट बता सके। हाँ उसके एग्जाम्पल नहीं दिए हैं, यही तो स्टेट सर यार, सर थोड़ा सा कुछ सस्पेंस भी तो रखेंगे ना। तो अच्छा जैसे हाँ ये इसका याद आया, ये तो चलो अच्छा तुमने याद दिला दिया। स्टेबिलिटी की एग्जांपल मैं कभी नहीं कराता। क्यों नहीं कराता? इसलिए कि मैं देता हूँ ये फाइनल में या मिड टर्म में, और लोग कितनी खुशामद कर लें कि सर एक एग्जांपल तो करा दे, मैं नहीं कराता इसकी स्टेबिलिटी की। क्योंकि थोड़ा सा काम तो यार आपकी तरफ भी छोड़ना है ना। तो याद रहेगा कि सर ने कहा था कि स्टेबिलिटी की एग्जांपल जो है वो सर क्लास में नहीं कराएंगे लेकिन एग्जाम में दे सकते हैं। तो है सॉल्व एग्जांपल्स हैं इसकी बुक में, देख लेना। स्टेबिलिटी ये दोनों यानी सीटी और डीटी दोनों के लिए सॉल्व एग्जांपल्स हैं। इम्पल्स रिस्पॉन्स देकर कहा गया कि जरा चेक करो कि ये सिस्टम स्टेबल है कि नहीं। तो इसी तरह एब्सोल्यूटली सम या एब्सोल्यूट इंटीग्रेट कराया गया है, और जहाँ फाइनल आंसर आ गया है लेस देन इन्फिनिटी, फौरन कह दिया कि यार ये तो सिस्टम स्टेबल है। तो इसको ये बहुत अच्छा, थैंक यू यार कि आपने ये याद दिला दिया कि मैं इसकी एग्जांपल बिल्कुल नहीं कराता, कभी नहीं। मेरी शुरू से आदत है। आपने कोई सीनियर भी मिले तो उससे पूछिएगा कि सर ने कभी कोई अच्छा, एग्जांपल। एक एनटीआई सिस्टम होगा हाँ तो उसको हम फॉर एग्जांपल उसको कन्वोल्यूशन करनी है, जैसे आपने बताया था जी कि जी 8 मार्क्स सवाल आ सकता है। तो जी जी। उसमें एक पार्ट भी गिवन हो कि कॉजल है, स्टेबल है, मतलब इस तरह कुछ पूछो तो हमें उसका कॉजल पार्ट हो स्टेबिलिटी प्रूफ सकता है करनी है, जी, तो उसका क्या पार्ट बताना। बिल्कुल, उसका पार्ट बिल्कुल हो सकता है कि पहले पार्ट में आप ये वेरीफाई कर लें कि जो सिस्टम आपको दिया गया वो लीनियर है कि नहीं, वो टाइम इन्वेरिएंट है कि नहीं। और ऑब्वियसली जहाँ कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करनी तो डिफॉल्ट है कि ये मतलब अंडरस्टूड है कि सिस्टम एलटीआई है, लिहाजा चेक करने की
उस सवाल में तुक नहीं बनती। अलग से एक सवाल देकर कोई दो सिस्टम कंपेयर करवा लिया जाए कि इनमें से बताओ कौन सा लीनियर है, कौन सा लीनियर नहीं है, या कौन सा टाइम इन्वेरिएंट है, कौन सा टाइम इन्वेरिएंट नहीं है। तो जहाँ कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करनी है ना, ये तो अंडरस्टूड है मेरे भाई कि कॉन्वोल्यूशन तो अप्लाई ही एलटीआई पर होती है, तो सिस्टम लीनियर भी होगा और बोले तो टाइम इन्वेरिएंट भी होगा। हाँ, काउजेलिटी के चेक करवाया जा सकता है, क्योंकि इम्पल्स रिस्पॉन्स तो लाजमी गिवन होता है। इम्पल्स रिस्पॉन्स को तो कोई मेरे जैसा अंधा भी देखेगा कि यार ओरिजिन से पीछे एग्जिस्ट नहीं करता, तो कॉजल है। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स जो हम लोगों ने सीटी और डीटी के जो कुछ एग्जांपल्स की थी, उनमें से जो सीटी की बात करूं, तो जो तीसरा सवाल हम लोगों ने किया था, एक सवाल को तो हम लोगों ने दो अंदाज में किया था, तो जो दूसरा सवाल था, असल में जो तीसरा न्यूमेरिकल था, उसमें याद करो कि वो जो इम्पल्स रिस्पॉन्स था वो -1 से +1 था। तो देखो -1 से 0 तक एग्जिस्ट कर रहा था, ज़बानी में याद दिला रहा हूँ आपको। तो वो -1 से +1 तक उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स था, तो वो सिस्टम नॉन कॉजल था, क्योंकि लेस देन इंफिनिटी, आई मीन लेस देन 0 पर ओरिजिन से पीछे उसकी एग्जिस्टेंस थी, इम्पल्स रिस्पॉन्स थी, है ना। तो हाँ, काउजेलिटी जो है वो ऑब्वियसली चेक की जा सकती है। सर, तो और बहुत स्टेबिलिटी के लिए डायरेक्ट ग्राफ देख के बताएं या प्रूव करें, सम नहीं, वो करके आंसर? इस फार्मूले को अप्लाई करके, अगर dt है तो इस फार्मूले को, वरना ct है तो इस फार्मूले को अप्लाई करके इंटीग्रेट या सम करने के बाद आपको पता चलेगा कि फाइनल आंसर अगर आता है लेस देन इंफिनिटी, तो सिस्टम स्टेबल होगा। रही सर। ठीक है, तो एब्सोल्यूट है, ये जहन में रखना। अगर फॉर एग्जांपल वैल्यूज हो फॉर -3, -2, -1 भी हो, तो उनको आप उनका मैग्नीट्यूड लेंगे, पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे, बिकॉज ऑफ दिस मॉड्यूलस साइन। इसीलिए एब्सोल्यूट कर रहे हैं, एब्सोल्यूटली समेबल होना चाहिए। बाज़ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो ज़ाहिर है इनफाइनाइट टेल वाले अगर कोई हैं, उसको आप इंटीग्रेट करें तो हो सकता है कि वो फाइनाइट ना आए, लेकिन होगा एलटीआई। स्टेबल नहीं होगा लेकिन एलटीआई होगा। तो स्टेबिलिटी ज़रूरी नहीं कोई सिस्टम एलटीआई हो तो वो स्टेबल भी हो। तो बाज़ औक़ात ऐसे मनहूस सिस्टम होते हैं, एलटीआई भी हैं लेकिन स्टेबल नहीं है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर स्टेबिलिटी। स्पेसिफिकली कॉजैलिटी से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सिस्टम हमारा कॉजल है कि नहीं। जी, एग्जाम में हमें सिस्टम को देख के बताना होगा या सिस्टम को सॉल्व करके फिर उसको बताना होगा? बहुत हल्की आवाज़ आ रही है, अगर हमसे कह रही हो तो। मतलब सर मैं ये बोल रही हूँ कि एग्जाम में हम सिस्टम को देख के बताएंगे उसकी कॉजलिटी या स्टेबिलिटी, या उसको सॉल्व करने के बाद बताएंगे? उसको नहीं, टेस्ट अप्लाई करने के बाद। ज़बानी नहीं, ज़बानी मेरे नज़दीक ज़बानी कोई चीज़ नहीं होती। नहीं, लाइक सिस्टम को देखा आपने, ऐसे सिस्टम दिया और आपने पूछा ये सिस्टम को मतलब स्टेबिलिटी है हाँ या हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे मैंने एग्जांपल दी ना कि वो जो दूसरा न्यूमेरिकल हमने किया था, उसमें हमने देखा था -1 से +1 तक एग्जिस्ट करता है। अब अगर उसके मुतालिक सवाल किया गया हो कि बताओ ये सिस्टम कॉजल है कि नहीं, तो आप फौरन कह सकते हैं कि नहीं, ये तो कॉजल है ही नहीं। कॉजल नहीं है? हाँ, तो लेकिन रीज़न, मेरे बेटा रीज़न तो बताओगी ना, कि रीज़न क्या है कि ये ओरिजिन से पीछे एग्जिस्ट करता है। हाँ, ये इस तरह के रीजन तो देंगे। बिल्कुल, तो एक छोटे से जुमले में एक रीज़न ज़रूर बताएंगे, वरना सिर्फ येस और नो कोई चीज़ नहीं होती, रीज़न जब तक नहीं हो। ठीक है, तो हम कह रहे थे कि बात हम लोग कर रहे थे, तो जब हम लोग कोरिलेट, ये लफ्ज़ निकला है कोरिलेट से, कोरिलेट मिसाल के तौर पर, चलो एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नहीं, आम तौर पर हमारे साथ, हमारे आपके साथ ये होता है, जब हम राह चलते हैं कहीं बाज़ार में, कहीं सड़क पे, कहीं यूआईटी में, एनईटी में, कहीं हम जाते हैं, हम देखते हैं किसी शख्स को, किसी फर्द को, किसी इंसान को, तो हम कहते हैं यार, ज़हन में एक मखमसा सा होता है, यार इनको कहीं देखा है। अब फिर इंसान ज़हन सोचता है कि यार अगर इनका फॉर एग्जांपल मिसाल लेता हूँ, आपका ज़हन कहता है यार इनका कद अगर थोड़ा-सा लंबा होता तो ये तो यार बिल्कुल मिस्टर फारूक थे, या अगर इनका कॉम्प्लेक्शन ज़रा डार्क होता ज़्यादा तो ये तो फलाँ की तरह, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, तो ये तो फलाँ की तरह था। या आप कहते हैं कि यार अगर ये, और ये साहब जो हैं, अगर ये बीच में से गंजे होते, इनके बाल साफ होते, तो ये तो फलाँ साहब की तरह थे, ये तो मेरे फलाँ चाचा की तरह लग रहे थे। लेकिन कभी सोचा हमने कि ये हमारा ज़हन क्यों ऐसा कहता है? वो ये काम कर रहा होता है जो इस वक़्त स्क्रीन पर हमारे सामने है, वो रिलेशन। देखो, इंसान के ज़हन में बचपन से जितने भी चेहरे इंसान देखता है वो उनको याद रखता है, हमारे ज़हन में वो स्टोर हो जाते हैं। अब जैसे ही हमारी आँखों का ये सामने जो आँखें आँखें हैं, जो हमारा विज़ुअल सेंसर है, जैसे ही हम किसी और शख़्स को देखते हैं ना, सेकंड के लाखवें, करोड़वें, नैनो सेकंड्स के अंदर
जितनी भी हमारे जहन में पिक्चर सेव होती हैं बचपन से, उन सब के साथ हमारा जहन ये कोरिलेशन कैलकुलेट करने बैठ जाता है, फौरन चेक करता है ये किसके साथ मिलता है, ये किसके साथ मिलता है, ये किसके साथ। जैसे ही कोई डेटाबेस चिपक जाता है कि अरे ये तो फारूक की शक्ल है, जहन में मिसाल ले रहा हूँ, फारूक, वो पान वाले जो फारूक है, तो ये तो फारूक है। तो आंखों का सेंसर और जहन में जो हमारे बहुत बड़ा डेटाबेस मौजूद है, उनके साथ फौरन कोरिलेशन कैलकुलेट करता है। और ये जो हम सोचते हैं ना कि कद ऐसा होता, कॉम्प्लेक्शन ऐसा होता तो बड़ा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होता, फिर तो हम आंख बंद करके कह सकते थे अरे ये तो बिल्कुल फला है। या किसी खातून को देखें, उनके कहते कि यार इसके बाल अगर होते ज़रा और लंबे या सुनहरे होते तो ये तो बिल्कुल गजाला की तरह है, एग्जाम्पल। तो ये असल में कोरिलेशन ही है, हमारा जहन फौरन कैलकुलेट करता है सेकंड के मिली 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 बल्कि माइक्रो नैनो सेकंड में जितने भी डेटाबेस में तस्वीरें हमारे जहन में स्टोर्ड है, सबके साथ कोरिलेशन कैलकुलेट कर लेता है। इतना फास्ट हमारा प्रोसेसर है, अल्लाह ताला की अमान देन है। तो आइए आगे चलते हैं। क्रॉस कोरिलेशन मोर स्पेसिफिकली का मतलब है कि देयर आर टू सिग्नल्स और फंक्शंस जिनको हम आपस में रिलेट करेंगे, को रिलेट करेंगे, चेक करेंगे उनमें सिमिलैरिटी। कोरिलेशन का मतलब है इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन दैट इज वेरी सिमिलर टू कॉन्वोल्यूशन। ये तो हो गई उसकी इंट्रोडक्शन, बहुत सिमिलर है कॉन्वोल्यूशन जैसे ही काम होता है इसमें। जस्ट एज विद कॉन्वोल्यूशन कोरिलेशन यूजेस टू सिग्नल्स टू प्रोड्यूस थर्ड। जैसे कि कॉन्वोल्यूशन में होता था, दो सिग्नल्स होते थे, एक हमारे पास इनपुट होता था, एक इम्पल्स रिस्पॉन्स होता था, और हम फाइनली आउटपुट निकालते थे। यहाँ भी कोरिलेशन में दो फंक्शंस होंगे और उनका रिजल्टेंट होगा तीसरा, जो ये डिटरमिन करेगा तीसरा सिग्नल कि इनमें सिमिलैरिटी कितनी है। दिस थर्ड सिग्नल इज कॉल्ड क्रॉस कोरिलेशन ऑफ टू इनपुट सिग्नल्स। और ये है उसकी डेफिनेशन, आधी लाइन की डेफिनेशन। कोरिलेशन इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ टू सिग्नल्स। एक ऑफ मैंने जानबूझ के यहाँ से हज़फ कर दिया। कोरिलेशन इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ टू सिग्नल्स। बार बार ऑफ आ रहा था तो तीन दफ़ा ऑफ अच्छा नहीं लगता ग्रामेटिकली। तो खैर, डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी को जब हम चेक करते हैं दो सिग्नल्स की, तो हम उसको कहते हैं कोरिलेशन। और हमारा जहन भी तो यही कर रहा होता है, हमारा जहन पूरी पूरी इमेज को, जिसको हमने लाइवली देखा सामने आंखों से और जितने हमारे डेटाबेस में स्टोर्ड है इमेजेस, सबको फौरन कैलकुलेट करता है कोरिलेशन। हमारा जहन इतना फास्ट है। इफ अ सिग्नल इज कोरिलेटेड विद इटसेल्फ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है हम किसी फंक्शन को उसी से कोरिलेट करते हैं, सिमिलैरिटी देखते हैं उसकी अपने साथ। तो आप कहेंगे ये तो हिमाकती लग रही है, कोई सिग्नल ज़ाहिर है अपने आप से तो कोरिलेट करेगा ही, तो क्यों ऐसी ज़रूरत पेश आती है? तो अभी आप लोग पढ़ रहे हो एक कोर्स प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में जब आप मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी निकालने जाते हैं तो आप फ़ौरन उस फंक्शन को कोरिलेट करते हैं। कहाँ पर मैक्सिमम कोरिलेशन माफ़ करना, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आती है? तो वो लोकेशन में हम इंटरेस्टेड होते हैं कि यार किस वैल्यू पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आएगी, बस उस वैल्यू को पिक कर लें। मिसाल के तौर पर ये जो डेटाबेस होता है, ये सटोरी जो होते हैं ना, जो प्राइस बॉन्ड्स के नंबर निकालते हैं कि यार इस दफ़ा अगली दफ़ा कौन सा नंबर लगेगा, उनके पास बहुत बड़ा डेटाबेस होता है। वो कोरिलेट करते 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 मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि यार ये है प्रोबेबिलिटी कि जो जिसका चांस है अगली दफ़ा लगने का। और बाज़ औक़ात इतना अच्छा उनका मैथमेटिकल वर्क होता है कि वही नंबर लग जाता है। तो सटोरियों को तुम्हें पता है कि सट्टे का नंबर तो ऐसे ही निकलता है भाई, प्रोबेबिलिटी इज़ टोटल सट्टा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग सटोरी बनने जा रहे हो प्रोबेबिलिटी पढ़ के, तो ये एक साइंस है ये। थोड़ी थोड़ी हाँ, थोड़ी-थोड़ी बिल्कुल, वो पत्ते होते हैं ना कि भई आप ताश में से एक डेक में से एक पत्ता निकालें, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जनाब वो किंग होगा? तो प्रोबेबिलिटी का सारा खेल है। सटोरी तो होते ही सारे प्रोबेबिलिटी पर ही चल रहे होते हैं। एनीवे, तो जब हम किसी सिग्नल को उसी से कोरिलेट करते हैं तो वो कहलाता है ऑटो कोरिलेशन, और कहीं दो सिग्नल्स होते हैं तो फिर वो क्रॉस कोरिलेशन कहलाता है। तो सीटी कोरिलेशन का फार्मूला, एक सिग्नल हो एक्स ऑफ टी, एक सिग्नल हो वाई ऑफ टी। अब यहाँ इम्पल्स रिस्पॉन्स और उससे दो फंक्शन चाहिए बस हमें, F1 F2 हो, W1 W2 हो, एक W ऑफ टी हो, एक Z ऑफ टी हो, मेरे नाम की निस्बत से। तो हमने ये फार्मूला इस्तेमाल करना होता है। देखिए, देखने में फार्मूला बज़ाहिर आपको ऐसा लगेगा यार ये तो सर क्या बात कर रहे हैं, तो कॉन्वोल्यूशन ही है। इट इज़ नॉट कॉन्वोल्यूशन। एक फ़र्क है, फ़र्क ये है वाई ऑफ टी माइनस टॉ नहीं होता, वो सॉरी वाई ऑफ माइनस टॉ प्लस टी होता है, यानी टी माइनस टॉ होता है, यहाँ टॉ माइनस टी है।
इसका मतलब है कि मिरर नहीं करना है, क्योंकि टेम्परेरी वेरिएबल टॉ है। अगर इसके साथ यहाँ नेगेटिव होता तो हम लोग उसको पहले मिरर करते, यहाँ मिरर नहीं करना है। तो वो जो हम लोगों ने कहा था ना ऊपर, ये देखिए ऊपर हम लोगों ने कहा था वेरी सिमिलर टू कॉन्वोल्यूशन, बिल्कुल इक्वेशन देखने में कॉन्वोल्यूशन ही लगती है। बाज़ औक़ात आपके सीनियर्स गड़बड़ करके कॉन्वोल्यूशन की इक्वेशन की जगह कोरिलेशन पेल लेते हैं, कोरिलेशन की जगह कॉन्वोल्यूशन गलत करते हैं। यहाँ देखिए फाई, ये कोरिलेशन का निशान है, कोरिलेशन का सिंबल है, कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई ऑफ टी। फाई ऑफ एक्स वाई अलग चीज़ है, फाई ऑफ वाई एक्स अलग चीज़ है, ये ध्यान में रखना। ये एक्स वाई है तो पहला एक्स होगा और सेकंड वाई है, तो देखिए वाई सिग्नल को हम करेंगे शिफ्ट, मिरर नहीं, शिफ्ट करेंगे। फिर उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे और सम करेंगे जैसे कॉन्वोल्यूशन में करते थे, बिकॉज इट इज वेरी सिमिलर टू कॉन्वोल्यूशन। बट फर्क सिर्फ यहाँ है, सिर्फ यहाँ पर हमारे पास मिरर का फर्क आ रहा है कि मिरर नहीं करना है। हाँ बस यही है, कॉन्वोल्यूशन में मिरर करते हैं पहले, यहाँ मिरर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ माइनस टॉ नहीं है। कॉन्वोल्यूशन की इक्वेशन में वाई ऑफ माइनस टॉ प्लस टी होता था, या टी माइनस टॉ होता था, वो माइनस टी है। अच्छा टेम्परेरी वेरिएबल तो क्योंकि टॉ है तो यहाँ नेगेटिव होता तो हम मिरर करते, बट यहाँ तो टेम्परेरी वेरिएबल ये टॉ ही है और ये शिफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम सिर्फ शिफ्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सम करेंगे, लेकिन मिरर नहीं करेंगे। जबकि कॉन्वोल्यूशन में पहला काम हम करते थे, टॉ पर चेंज करने के बाद फौरन पहले मिरर करते थे। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, यहाँ बस मिरर नहीं करेंगे। अच्छा मैं कह रहा था फाई ऑफ एक्स वाई और फाई ऑफ वाई एक्स दो अलग अलग चीज़ें। किस सिग्नल को किसके साथ कोरिलेट करना है, फारूक को अब्दुल्ला के साथ या अब्दुल्ला को फारूक के साथ, यानी किसकी सिमिलैरिटी निकालनी है, एक को रेफरेंस बनाएंगे। तो रेफरेंस हम यहाँ बना रहे हैं एक्स को और सिमिलैरिटी चेक कर रहे हैं, वाई को शिफ्ट करते जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा फारूक की आंखें ऐसी होती तो अब्दुल्ला में मिलता है, फारूक का कद इतना होता तो अब्दुल्ला में कितना मिलता, फारूक के बाल ऐसे होते तो अब्दुल्ला में कितना मिलता है, फारूक का कद वगैरह वगैरह सारे पैरामीटर्स। वो जो शिफ्टिंग करनी है वो असल में हम एक एक पैरामीटर को चेंज करेंगे, उसका कॉम्प्लेक्शन ऐसा होता तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होता। हमारा जहन कहता है कि नहीं ये तो अब्दुल्ला ही है भाई, फारूक नहीं है। तो वो जो शिफ्टिंग है वो ये पैरामीटर्स हैं, तो मिरर नहीं करेंगे, बस शिफ्ट करेंगे और कोरिलेशन निकालेंगे। dt के लिए आपको पता है कि ये जो कॉन्वोल्यूशन, ये सॉरी इंटीग्रेशन का साइन है, ये सम में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी सब कुछ दिख रहा है। एक्स ऑफ टॉ था तो एक्स ऑफ एन हो जाएगा, वाई ऑफ टी माइनस टॉ था तो एन माइनस के हो जाएगा। उसी तरह टेम्परेरी वेरिएबल पर ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह गैमा, ये कैपिटल पाई है तो dt में उसको गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं। बाज़ लोग गैमा को यूँ भी लिखते हैं इस तरह। तो गैमा एक्स वाई का मतलब है कि कोरिलेशन निकालनी है dt डोमेन में, तो जाहिर है बड़ा ब्रैकेट होगा और इट विल बी अ फंक्शन ऑफ के, और k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 2, 3 जहाँ तक ओवरलैप करेगा। इसी तरह k इज इक्वल टू -1, -2, -3 जहाँ तक इधर ओवरलैप करे। इसी तरह कॉन्वोल्यूशन की तरह ही। तो बाज़ लोग गैमा स्मॉल गैमा यूँ लिखते हैं, यानी यूँ लिख देते हैं गैमा एक्स वाई, ये भी ठीक है। और ये कैपिटल गैमा है, इस तरह भी लिखेंगे तो भी ठीक है मेरे लिए दोनों। तो मैं उमूमन ये कैपिटल गैमा इस्तेमाल करता हूँ स्मॉल गैमा के बजाय। ये जो बेल बज रही थी ये लाइट आ गई है तो अभी जनरेटर, सर मैं तो लैपटॉप पर हूँ तो मुझे फिक्र नहीं है। अच्छा तो जल्दी से, हाँ एप्लीकेशन, कॉन्वोल्यूशन की एप्लीकेशन तो ये कि जनाब LTI सिस्टम है, इम्पल्स रिस्पॉन्स पता है तो आप किसी भी जनरल इनपुट के लिए आप आउटपुट निकाल सकते हो। कोरिलेशन को कहाँ अप्लाई करेंगे, मैथमेटिक्स में हमारा जहन तो अप्लाई करता है, मैथमेटिक्स में कहाँ अप्लाई करते हैं। तो उसकी बड़ी आसान एग्जांपल है, बहुत ब्यूटीफुल मोस्ट जनरल आउट एग्जांपल है रडार, या अंडर वाटर जो सिस्टम होता है सोनार। ये अंडर वाटर होता है, ये एयर के लिए होता है। तो रेडिएशन एंड रेंजिंग पता नहीं क्या उसका तुम लोगों को। जी बोलिए कॉन्वोल्यूशन की क्या एप्लीकेशन है बेटा, बहुत हल्की आवाज़ आई, मैं समझ नहीं पाया। सर? कोरिलेशन की तो ये है, कॉन्वोल्यूशन की क्या होगी? कॉन्वोल्यूशन की तो कितनी बार अर्ज कर चुका कि जब सिस्टम LTI होता है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट होता है, तो उसकी आउटपुट निकालने के लिए हम कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करते हैं।
है ना, क्योंकि हमें एक इम्पल्स के ऊपर रिस्पॉन्स पता होता है, सिस्टम की आउटपुट मालूम होती है। जब हम उसको एक इम्पल्स प्रोवाइड करें तो वो क्या बिहेव करता है, अब दुनिया के किसी भी सिग्नल के लिए हम आउटपुट निकाल सकते हैं। तो कॉन्वोल्यूशन की एप्लीकेशन हो गई। और जब हम बात करते हैं कोरिलेशन की, तो एक तो कोरिलेशन हमारा जहन कैलकुलेट करता है, और एक हमें फिनोमेना नजर आता है रडार या सोनार में। देखो फिनोमेना होता है क्या, फॉर एग्जांपल दिस इज द टारगेट, और रडार साहब क्या करते हैं, एक पल्स सेंड करते हैं, इसने ट्रांसमिट किया एक पल्स, उसको हम कह लेते हैं एक्स ऑफ एन। अगर कोई टारगेट है तो जाहिर है इस मेटल से टकरा कर ये सिग्नल वापस आएगा, और जब वापस आएगा तो यही सिग्नल एक्स, ये वही सिग्नल है जो हमने भेजा था, ये वाला एक्स ऑफ एन। लेकिन क्या होगा, थोड़ा सा डिले के साथ आएगा, ऑब्वियसली आने और जाने में टाइम तो लगेगा। तो यहाँ कैपिटल डी जो है वो डिले है, और ये जो रेड कलर में है डब्ल्यू ऑफ एन, ये सर वसीम निशान नहीं है, बल्कि ये है वाइट नॉइज। जाहिर है सिग्नल एयर में जाएगा तो वहाँ कुछ डिस्टॉर्शन भी तो होगी, कुछ डिस्टॉर्ट होगा सिग्नल, तो ये वो नॉइज है, उसमें कुछ नॉइज भी ऐड हो जाएगी। तो रडार साहब एक सिग्नल भेजते हैं, और अगर कोई टारगेट है तो जब टकरा कर वापस आता है तो इन दोनों सिग्नल में कोरिलेशन निकालते हैं कि यार जाने में और आने में टाइम कितना लगा। तो वेयर डब्ल्यू ऑफ एन इज नॉइज नॉट वसीम निशान, है ना। प्रॉब्लम ये है जनाब कि आपके पास जो आउटपुट आती है वो सिर्फ नॉइज है, या उसके अंदर इनपुट सिग्नल भी है, ये इनपुट सिग्नल है। अच्छा, अब आप कहेंगे ये अल्फा क्या, तो यार जाने में और आने में सिग्नल का नुकसान तो होगा। हमने अगर 10 किलो वाट का सिग्नल भेजा है टारगेट की तरफ, 10 किलो वाट, 10,000 वाट का सिग्नल हमने एक पल्स भेजी है, तो एयर में जाहिर है वो डिस्टॉर्ट होगा जाते हुए, और जब टकराएगा किसी टारगेट से तो जाहिर है सारा का सारा तो नहीं पलट के आ जाएगा, उसमें से जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सिग्नल जो है वो टकरा कर वापस आता है। तो ये अल्फा जो है वो एटेन्यूएशन है। तो 10 किलो वाट का सिग्नल हमने भेजा अगर, तो शायद उसमें से 1 मिली वाट, 2 मिली वाट, 10 मिली वाट वापस आए। वहाँ किलो भेजा आपने, किलो वाट का आपने 10 किलो वाट का सिग्नल भेजा था, और टकरा कर क्या वापस आया, 1 मिली वाट। तो ये वो अल्फा है। खैर प्रॉब्लम ये है कि डब्ल्यू ऑफ एन तो पहले तो खत्म करना है नॉइज। टारगेट ही ना हो उधर। अगर हाँ बिल्कुल, अगर कोई टारगेट नहीं है तो ये सिग्नल फिर हमें वापस नहीं मिलेगा, फिर जो आउट ये सिग्नल नहीं आएगा। इसका मतलब है जो सिग्नल गया बस वो कहीं खला में, कहीं मार्स पर, कहीं पाथफाइंडर पर चला गया, या उससे भी आगे, वो सितारों से आगे जहाँ और भी हैं तो किसी और जहाँ में चला जाएगा। टारगेट होगा तो टकरा कर वापस आएगा। मतलब सर इसमें हम कोरिलेशन ऐसे करेंगे कि पहले जो हमने भेजा और हाँ टकराने के बाद जो आया उसमें क्या डिफरेंस था, मतलब जी बिल्कुल, ये तो हमने देखो, यू आर राइट, ये जो हमने सिग्नल भेजा था ये तो हमारे नॉलेज में, क्योंकि हमने खुद जनरेट किया है। और जो सिग्नल अगर कोई रिसीव हो गया, ये सिग्नल रिसीव हो गया, तो फिर हम इसमें को रिलेट करते हैं कि ये सिग्नल मिल जाए, ये जो हमने भेजा था एक्स, ये है कि नहीं। अभी अगले पेज पर हम जाते हैं, ये देखिए, ये सिग्नल हम ये रही, ये सिग्नल हमने एक इम्पल्स, ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन की पल्स हमने जनरेट करके और रडार को ट्रांसमिटिंग एंटीना बनाते हुए हमने ट्रांसमिट कर दी। अगर टारगेट था तो टकरा कर जो वापस आएगा वो सिग्नल आएगा ये। तो देखो ये तो है, ये जो कचरा नजर आ रहा है ये नॉइज है, ये है लाल वाला सिग्नल, और ये है वो ट्रेस जिसकी हमें जरूरत है क्योंकि ये इससे मिलता जुलता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रेफरेंस बनाएंगे, ये हमारा रेफरेंस होगा, ये एक्स होगा, और इसको फिर हम शिफ्ट करते हुए लाएंगे यहाँ, या इसको रेफरेंस बना लें, इसको शिफ्ट करते हुए जैसे ही हम यहाँ लेकर आएंगे ये इम्पल्स यहाँ आएगी, तो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होगा अब इसमें, और इसमें देखिए स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नजर आ रहा है कि यार ये तो वही सिग्नल है जो हमने भेजा था। तो जैसे ही स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन मिल जाएगा तो इस रडार का जो प्रोसेसर है वो फौरन अलार्म क्रिएट करेगा, यार सामने कोई टारगेट है, कोई जहाज आ रहा है, कोई बम्बार्डमेंट के लिए आ रहा है, कोई इंडिया का जहाज आ रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये है वो पल्स शिफ्ट करने के बाद। अब ये यहाँ इसको और इसको जब हम को रिलेट करेंगे तो एक बहुत मामूली सा कोरिलेशन मिलेगा, लेकिन इसको यहाँ शिफ्ट करने के बाद अब स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, यहाँ शिफ्ट करेंगे और स्ट्रॉन्ग, यहाँ करेंगे और स्ट्रॉन्ग। यहाँ जब आपने शिफ्ट किया सिग्नल को, इस वाली पल्स को, और कोरिलेशन निकाला, यानी शिफ्ट करने के बाद यहाँ पहुंचे, तो आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन जनरेट होगा, यानी दोनों सिमिलर नजर आएंगे। ये कचरा जरूर है, ये तो यहाँ ये सारा ये नॉइज है, लेकिन इस पल्स और इस पल्स में एक देयर इज अ कोरिलेशन, एक रिलेशनशिप है, क्योंकि यही सिग्नल लौट कर वापस आया है।
तो इसका जो प्रोसेसर होगा रडार का वो फौरन डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन जब अगर ये टारगेट ना होता तो ये वाला कचरा नहीं मिलता, यानी यहाँ भी इसी तरह जैसे यहाँ नॉइज मिल रही थी, ये नहीं मिलता हमें, ये पल्स डायरेक्ट ये डिलीटेड ये नहीं होती। तो ये मिली कब, जब टारगेट है। तो फौरी तौर पर इसके साथ जैसे को रिलेट करेगा हमारा प्रोसेसर ऑफ दी रडार, तो कहेगा कि हाँ आगे टारगेट है, फौरन अलार्म बजेगा और वो हमारी जो फोर्सेज है एयरफोर्स फौरन तैयार हो जाएगी कि भाई वो अभिनंदन आ रहा है, उसको चाय पिलानी है। तो आपको पता है टी इज फैंटास्टिक। तो ये सारी बकवास है। तो कोरिलेशन हमें बताएगा कि आगे कोई टारगेट है या नहीं। तो हम सिग्नल को बार बार हर वक्त नहीं देख रहे होते रडार के सिग्नल को कि हमने सिग्नल भेजा, पल्स भेजी कैसी और वापस आई कि नहीं आई, आई तो कितनी देर के बाद आई। अच्छा, जितना हमने शिफ्ट किया है यहाँ से, हमने फॉर एग्जांपल ये 55 मिली सेकेंड हमने शिफ्ट किया, तो पता चलेगा जाने और आने में 55 मिली सेकेंड लगे, तो उससे फिर हम वो डिस्टेंस भी निकालेंगे। फिजिक्स का बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, एस इज इक्वल टू वी टी। तो v जो है वो लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट है, क्योंकि पल्स जाने में आने में वेलोसिटी ऑफ लाइट से जाती है, और कितना टाइम लगता है वो t है, तो डिस्टेंस निकल आएगा। तो टारगेट कितने डिस्टेंस पर है ये भी पता चल जाएगा कि अभिनंदन अभी कितने दूर है। चाहे तैयार रख लें, यानी पानी चढ़ा दें अभिनंदन के लिए। ओके, dt कोरिलेशन जल्दी से एग्जांपल करते हैं, टाइम ज़ाया हो जाएगा वरना हमारा। क्रॉस कोरिलेशन ऑफ दो से फंक्शंस हो, x हो एक y हो, तो हम निकालने जा रहे हैं गैमा ऑफ एक्स वाई। गैमा ऑफ वाई एक्स अलग है, गैमा ऑफ एक्स वाई अलग है, इस ध्यान में रखना। तो हम यहाँ रेफरेंस बना रहे हैं एक्स को, और इस सिग्नल को हम फिर वाई को शिफ्ट करते हुए और कोरिलेशन निकालेंगे कि वही फारूक और अब्दुल्ला वाली बात। हालांकि फारूक अब्दुल्ला जो है वो वजीर आला था कश्मीर का। खैर, फारूक और अब्दुल्ला दो अलग अलग है, तो हम एक को रेफरेंस बनाते हुए कि यार इसके अगर बाल अच्छे होते, ओहो ये बीच में से गंजा ना होता तो ये फारूक था, या अब्दुल्ला जो है वो उसका खत जो है वो थोड़ा सा लंबा होता तो ये बिल्कुल फारूक की तरह था, ये इसकी आंखें ब्लू होती तो वगैरह वगैरह। तो वो जो शिफ्टिंग असल में वो एक एक प्रॉपर्टी को हम लोग चेंज करते जाएंगे, शिफ्ट करते जाएंगे। ये फार्मूला है हमारे पास डी टी कोरिलेशन का। रेफरेंस एक्स है, वाई को शिफ्ट करेंगे तो वाई वाला सिग्नल आएगा शिफ्टिंग पर, उसको मिरर नहीं करेंगे, शिफ्ट करेंगे सिर्फ रिवर्सिंग दी ऑर्डर। यानी गैमा वाई एक्स अगर करें तो एक्स की जगह यहाँ देखो वाई आ गया, यहाँ वाई की जगह एक्स आ गया, एन माइनस के वगैरह सब उसी तरह। तो ये दोनों चीज़ें अलग हैं, गैमा ऑफ एक्स वाई अलग चीज़ है, गैमा ऑफ वाई एक्स अलग है। एक का रिलेशनशिप दूसरे से, दूसरे का पहले से, ये अलग अलग है। और आप कहेंगे कि सर अगर गलती से गैमा एक्स वाई की जगह गैमा वाई एक्स कैलकुलेट कर लिया जाए तो क्या दोबारा काम करना पड़ेगा? नहीं, तो दोबारा नहीं करना पड़ेगा। इनमें जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ ये कि नेगेटिव साइन यानी अपोजिट हो जाता है। तो ये भी आप करके देखेंगे। एक तरह से वाई ऑफ एक्स मैं निकालूंगा, फिर एक्स वाई आप निकालिएगा, वेरीफाई हो जाएगा कि जो सीक्वेंस आया है वो रिवर्स आया है, उल्टा आया है। सिमिलैरिटी टू कॉन्वोल्यूशन, तो कुछ नहीं, सिर्फ फोल्डिंग नहीं करनी है, मिररिंग नहीं करनी है, नो फोल्डिंग, नो मिररिंग, नो टाइम रिवर्सल, कुछ अपोजिट किए बगैर, उल्टा किए बगैर सिग्नल को हम शिफ्ट करते जाएं और वो जो ओवरलैपिंग है वो कैलकुलेट करते जाएं। हम लोग यार ये जो कोरिलेशन है ना, ये सिर्फ डीटी में ही करेंगे आसानी के लिए, सीटी में भी कर सकते हैं, लेकिन क्या जरूरत है, सीटी में सिर्फ कॉन्वोल्यूशन को ही रहने दो, फिर एक जैसी चीज़ें हो जाएंगी तो जहन हमारा गड़बड़ाता है कि यार इसमें मिरर करना है कि ये वाली के ये हूँ के वो हूँ के गेहूँ के वगैरह वगैरह। तो हम लोग सिर्फ डीटी में कोरिलेशन परफॉर्म करेंगे। तो कुछ नहीं, सिर्फ फोल्डिंग नहीं करते, सिर्फ मिररिंग नहीं करते, बाकी उसी तरह। तो अगर हमें कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करने को कहा जाए, लेकिन अल्टीमेट हमें चाहिए हो कोरिलेशन, तो कुछ नहीं, इसको जिसको हम मिरर करते हैं उसको पहले से उलट दें, पहले से उसको फ्लिप कर दें। तो जब आप कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करोगे तो असल में कोरिलेशन कर रहे होगे। और मैटलैब के अंदर वो CONV कॉन ये फंक्शन होता है कॉन्वोल्यूशन के लिए। तो अब देखो, अगर आप एक फंक्शन को पहले ही फ्लिप कर दो, फ्लिप आर का फंक्शन इस्तेमाल करते हुए पहले ही वाई को फ्लिप कर लें, तो आप असल में तो परफॉर्म कर रहे हैं कॉन्वोल्यूशन, लेकिन दर हकीकत वो आप कोरिलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि आपने इसको पहले ही उल्टा कर दिया। तो कॉन्वोल्यूशन में तो पहले ही उसको फ्लिप करते हैं, तो फ्लिप आपने ऑलरेडी कर रखा है, तो वो अल्टीमेटली कोरिलेशन परफॉर्म होगी। ये तो वाइवा का सवाल होता है।
तो अभी कॉन्वोल्यूशन तुम लोगों ने शायद लैब में नहीं की होगी, CONV कॉन्वोल्यूशन, DT कॉन्वोल्यूशन करोगे सिग्नल सिस्टम की लैब्स में। जल्दी से न्यूमेरिकल करते हैं, फालतू बात को है मेरे बच्चे, दोबारा को सर लैब में थोड़ा पीछे चल रहे हैं। लैब में थोड़ा पीछे, कोई बात नहीं, अब 14 लैब है तो उसमें एक कॉन्वोल्यूशन की थी है। तो एग्जांपल जल्दी से करते हैं, ये एक हमें सिग्नल दिया हुआ है x और एक सिग्नल दिया हुआ y, तो ये इनपुट और ये आउटपुट नहीं है, बल्कि मैं एक मिनट, ये माउस का पॉइंटर कोई इतना सा पॉइंटर नजर नहीं आता ना। तो एक सिग्नल x दिया हुआ है, एक सिग्नल y दिया हुआ है, ये ओरिजिन पर है 3 और यहाँ 1 ओरिजिन पर है। हमसे कहा गया गैमा ऑफ x y निकालना है विद रिस्पेक्ट टू k, ऑब्वियसली टेम्परेरी वेरिएबल। तो y सिग्नल को हम करेंगे शिफ्ट, इसको रखेंगे अनचेंज। तो जल्दी से उसी तरह प्लॉट करते हैं, x ऑफ n ये ओरिजिन पर था तो हमने इसको ओरिजिन पर, फिर इसी तरह ये ओरिजिन पर है तो ये वाला 1 आ गया, और इसी तरह 3, 2 और वगैरह वगैरह। तो देखिए हमने इसको सबसे पहले प्लॉट किया, ग्राफ कर लिया, ग्राफिकल मेथड ही इस्तेमाल करेंगे। इसमें बाज लोग शिफ्ट ओवरलैप वगैरह अलामा बनते हैं, बुकरात बिल्कुल मत बनिएगा, जो क्योंकि पहला मेथड हमेशा वो मेथड इस्तेमाल कराया जाता है, सॉल्व करवाया जाता है, टेक्निक बताई जाती है जो फंडामेंटल होती है, जो इक्वेशन को फॉलो करती है। मैंने अर्ज किया था ना, कॉन्वोल्यूशन के कोई 11 डिफरेंट DT के मेथड्स मुझे आते हैं, मैं उनमें से सबकी क्या एक की भी अभी बात नहीं कर रहा, मैंने वो मेथड आपको बताया जो इक्वेशन के मुताबिक है कि सिग्नल को अगर कॉन्वोल्यूशन था तो पहले हम सिग्नल को मिरर करते थे, फिर शिफ्ट करते थे, फिर मल्टीप्लाई करते थे, फिर उनको बाद में सबको सम करते थे। तो जो फंडामेंटल मेथड होता है ना, उसी तरीके से हमेशा पहला तरीका करना चाहिए। तो खैर हमने फौरन क्या किया, ग्राफ बना लिया, और टेम्परेरी वेरिएबल पर काम नहीं करेंगे मेरे भाई। यहाँ देखो लिमिट्स क्या हैं, n की हैं, यहाँ फंक्शन n का ही रखिएगा। आपके सीनियर्स यहाँ k लिख देते हैं, गलत करते हैं। तो फॉर इसको हमने रखना है वैसे ही इस फार्मूले के मुताबिक, इसको तो हम नहीं छेड़ेंगे और इसको करेंगे शिफ्ट। तो k इज इक्वल टू 0 के लिए ये सिग्नल तो हमने ऐसे ही उतार दिया, और इस सिग्नल को लाकर इसके ऊपर एज इट इज छाप दें, यानी जो ओरिजिन पर है वो अभी ओरिजिन पर ही ले आइए, यहाँ पर ये आ गया। अब देखो अगर मल्टी कलर नहीं होता तो मुझे परेशानी होती, आपको भी परेशानी होती कि ये जो 3 है ये कौन सा है, x ऑफ n का है कि y ऑफ n का है, ये जो 2 है ये x ऑफ n का है कि y। ये जो 2 इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं दोनों, इनके पीछे ग्रीन वाले सिग्नल भी हिडन है। तो मल्टी कलर होगा ना तो आपको खुद याद रहेगा कि हाँ ये वाला ग्रीन, ये वाला जो है वो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो ये रहा। तो मल्टी कलर आप इस्तेमाल करें तो आपको आपकी ज़िंदगी खुद भी आसान होगी। अच्छा, अब जहाँ जहाँ ओवरलैपिंग हो रही है जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर ले। तो 3 इंटू 1 ये हो जाएगा 3, ये 2 इसके पीछे भी 2 है 4 हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, इस तरह लिख लीजिए। तो मैंने लिखा है कि गैमा एक्स वाई एट 0, ये जो k की वैल्यू है एट 0, इट इज़ 3 4 3 4 -1। ये रहा 3 इंटू 1, ये वाला 3 है, उसी तरतीब से मैंने लिखा है। 2 इंटू 2 ये वाला 4 है, 3 इंटू 1 ये वाला 3 है, इसी तरह 2 इसके पीछे भी 2 मौजूद है तो 4, और ये 1 इंटू -1 ये वाला माइनस। तो सबको जमा कर लीजिए क्योंकि आखिर अल्टीमेट सम करना है, अल्टीमेट सम जो हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। ये था k इज इक्वल टू 0 के लिए। अच्छा, को रिलेशन में जरूरी नहीं कि पहले आप पूरे सिग्नल को इतना शिफ्ट करें कि ओवरलैप ना रहे, कर सकते हैं, मैं नहीं करता। थोड़ा सा फर्क रखना है ना को रिलेशन में और कॉन्वोल्यूशन में। तो हमने k से ये देखो ये निशान हमने लगा लिया है कि ये हमारे पास ओरिजिन पर था कंपोनेंट जो इस वक्त 0 पर है। नेक्स्ट k इज इक्वल टू 1 के लिए, तो अब हम इस सिग्नल को, इस कंपोनेंट को, ये जो ओरिजिन पर था इसको हम ले गए लोकेशन नंबर 1 पर। वैल्यूज तुम लोग लिख लेना, मैंने नहीं लिखी है क्योंकि बार बार मिटानी पड़ती है। तो k इज इक्वल टू 1 पर अब जिस तरह ओवरलैपिंग हो रही नजर आ रही है सबको, ये 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 6 6 2 2, ये इनको जमा कर दीजिए 16 हो जाएगा। इसको भी यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। ये ओरिजिन वाला 13 आया था, ये लोकेशन नंबर 1 पर 16 आया। अभी इनकी सिग्निफिकेंस निकालते हैं कि ये 13 का क्या मतलब था और ये 16 का क्या मतलब है, और एक सैंपल और शिफ्ट करते हैं k इज इक्वल टू 2 के लिए। थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ मेरे बच्चे क्योंकि काम बहुत सिमिलर है, कॉन्वोल्यूशन जैसा ही है। अब हम 2 पर ले आए हैं इस वाले कंपोनेंट को, और लोकेशन नंबर 2 पर ले आए हैं सारे कंपोनेंट उसी तरह। जहाँ जहाँ ओवरलैप हो रहा है, इस 3 के पीछे एक और 3 मौजूद है, ये हो जाएगा 9, इसके पीछे एक और 2 मौजूद है, ये हो जाएगा 4, ये 1 1 देखो अलग अलग नजर आ रहे हैं, और इनको जब आप सम करेंगे ये हो जाएगा 14। इसको भी ज़रा इसी तरह तरतीब में लिख लेते हैं।
ये ओरिजिन पर, ये लोकेशन 1 पर, लोकेशन 2 पर, लोकेशन 3 पर लेकर आते हैं इस वाले सिग्नल को। ये आ गया देखिए 3 पर, जहाँ जहाँ ओवरलैप हो रहा है यार उसी तरह जल्दी से कैलकुलेट कर लो। ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2, 8 हो जाएगा। यहाँ अपनी याददाश्त के लिए लिख लें। ये इस तरह आपको यूं लिखने की जरूरत नहीं, ये तो सिर्फ मैं चाह रहा हूँ एक पेज पर सारी विजुअलाइजेशन आ जाए। अच्छा, इसमें अभी मैंने एक गलती डाली हुई है जो कोई नोट नहीं कर रहा है, मतलब इनके कैलकुलेशन में कोई नहीं, ये कैलकुलेशन सर ठीक है। आपने के लिखा है? ये सर बात वहाँ ये पे के लिखा हुआ है आपने। यहाँ के लिखा हुआ है, जबकि हम टेम्परेरी वेरिएबल के नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एन होना चाहिए। अरे बहुत अच्छा, ये अभी सुबह सुबह मैंने क्लास ली है, वहाँ उस सेक्शन में कोई नहीं बता पाया, सर को खुद ही बताना पड़ा कि ये गलती मैंने डाल रखी है। तो ये एन ही होगा, क्योंकि के कहाँ है, के यहाँ है, के अब शिफ्ट है। तो अब इस वक्त ओवरलैप एक जगह नजर आ रही है, तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ नोट कर लीजिए। अब आपको पता है इससे आगे जाएंगे तो ओवरलैप नहीं होगी, 0 हो जाएगा। ये 0 और ये हमने यहाँ नोट कर लिया। तो आपको यूँ लिखने की कतई जरूरत नहीं है, एक एक सैंपल शिफ्ट करते जाइए और नोट करते जाएं इनके समेशन। अब हम पीछे की तरफ जाएंगे, यानी के की वैल्यू अब हम -1 यहाँ लेकर आएंगे। तो ये वाले भाई साहब तो सिग्नल इसको ऐसे ही, और अब हम k इज इक्वल टू -1 के लिए यहाँ लेकर आ गए। अगेन ये n होगा, इसको सही कर लेना, ये हम में से आप लोगों को जगाने के लिए। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि लोगों ने देख लिया कि ये सर ने k किया हुआ है n की जगह पर। एक थैंक यू। सर जैसे कॉन्वोल्यूशन में हमारे पास ये था कि जहाँ पर ओवरलैपिंग खत्म हो जाएगी वहाँ पर हम रुक जाएंगे। हाँ, कोरिलेशन में मतलब क्या होगा? इसमें भी ऐसे ही होगा। अभी देखो ना, इससे पीछे मैं वापस जाता हूँ, यहाँ आखिर क्या हुआ, ये 0 हो गया, तो अब इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो 5 पर जब ये 0 हो गया तो अब फौरन पलटे पीछे की तरफ। अब पीछे की तरफ जाएंगे। हाँ, अब नेगेटिव साइड पर। यानी मैंने देखो फर्क ये रखा है कि हम कॉन्वोल्यूशन में पहले पूरा शिफ्ट कर लेते हैं सिग्नल को और उसके बाद फिर आगे शिफ्ट करते हुए लाते हैं, लेकिन कोरिलेशन में मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ, k इज इक्वल टू 0 से ही। पहले एक डायरेक्शन में चले जाइए, पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर जब ओवरलैपिंग खत्म हो जाए फिर रिवर्स डायरेक्शन में आ जाइए। और अब देखिए नेगेटिव में आते हैं, यानी कि k इज इक्वल टू -1 के लिए इसको n कर लेना, और ये आ गया k इज इक्वल टू -1 पर। उसी तरह ओवरलैपिंग निकाल लें, इसमें कोई गलती सर ने नहीं की है। फिर k इज इक्वल टू -2 के लिए उसी तरह ओवरलैपिंग निकाल लें, उसी तरतीब से सर ने लिखा है। तो जल्दी जल्दी मैं सिर्फ नज़र के सामने से गुजार दूँ। k इज इक्वल टू -3 के लिए ये कंडीशन होगी, ये 2 जगह ओवरलैप करेगा, और k इज इक्वल टू -4 पर एक ही जगह ओवरलैप है, और k इज इक्वल टू -5 पर ये दोनों फिर अलग अलग हो जाएंगे। अब दोबारा इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करें, अब ये जो हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, इनको एक सीक्वेंस के फॉर्म में लिख लें, और ये जहाँ ओरिजिन था ये ओरिजिन पर था, इसके नीचे एरो लगा दें। अब हम आते हैं, असल में जल्दी मुझे यूँ थी कि ये जो हमारे पास आ गया सीक्वेंस गैमा ऑफ x इंटू वाई, इसमें ये 13, 16, 14, 8, 2, -1 ये क्या है। जब हमने सिग्नल को शिफ्ट नहीं किया था, दोनों सिग्नल्स को x और y को, तो उनमें जो रिलेशनशिप, जो इनमें सिमिलैरिटी आ रही थी वो आ रही थी 13। इट में भी कुछ भी 3, 2, 4, 5 कुछ -1 कुछ भी हो सकता है। ये ओरिजिन पर है, यानी बगैर शिफ्ट किए हमारे पास दोनों सिग्नल्स में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी थी। और मैं दिखाता हूँ क्या सिमिलैरिटी थी। देखिए ये दोनों सिग्नल, माफ करना, ये दोनों सिग्नल थे ना, तो यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, इधर भी 2 था, इधर भी 2 था, तो कुछ सिमिलैरिटी तो अभी भी है। सिमिलरली यहाँ पर कुछ -1 था, लेकिन यहाँ था +1, तो नेगेटिव यानी मैग्नीट्यूड का फर्क है। तो देयर वाज सम सिमिलैरिटी, एंड दैट सिमिलैरिटी, इंडेक्स ऑफ सिमिलैरिटी इज नॉट इंडेक्स, द सिमिलैरिटी एट विदाउट शिफ्टिंग वाज 13। लेकिन जब हमने एक सैंपल शिफ्ट किया तो सिमिलैरिटी देखो बढ़ गई। जब हमने +1 पर शिफ्ट किया तो सिमिलैरिटी 16 हो गई, इससे बढ़ गई, दोनों में और ज्यादा सिमिलैरिटी आ गई 14। जब एक और सैंपल शिफ्ट किया, अब ये वही है हमारा जहन जो कहते हैं ना कि यार आंखें ब्लू होती तो फला की तरह, बाल सुनहरी होते फला की तरह, वगैरह वगैरह, ये वही शिफ्टिंग। ये तो एक एक पैरामीटर हम शिफ्ट करते जा रहे हैं। 2 पैरामीटर भी हमने शिफ्ट किए तो हमने कहा कि यार पहले से तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। ये 13 वैल्यू थी, अब 14 है, ज्यादा हो गई है। लेकिन जब हमने इससे और ज्यादा शिफ्ट किया, हमने कहा यार ये तो सिमिलैरिटी कम होती जा रही है। अब हमने कहा कि नहीं, कद भी हमने देख लिया, हाँ थोड़ा सा सिमिलर होता अगर, लेकिन अब बकवास है कि आंखें ब्लू होती तो कॉम्प्लेक्शन डार्क होता तो कद जो है वो नजर और लंबा होता, वगैरह वगैरह। तो अब सिमिलैरिटी और कम होते होते दोनों में खत्म हो जाएगी। सिमिलरली 13 से इस तरफ जब हम गए तो बजाय कोई पैरामीटर बढ़ाने के,
यानी फॉर एग्जांपल पहले हम बात कर रहे थे कद ज्यादा होता, अब हम इधर नेगेटिव साइड पर जा रहे हैं, यार कद कम होता तो सिमिलैरिटी और कम हो जाती। जितनी सिमिलैरिटी इस वक्त थी अनशिफ्टेड में, और सिमिलैरिटी कम हो गई और कम हो गई, और ये तो एंटी हो गई, बिल्कुल अपोजिट हो गई कि नहीं आप कह रहे हैं कि ज्यादा होना चाहिए जबकि कम होना चाहिए था। तो जहां नेगेटिव आ जाए तो सिग्नल एक्स को हमने को रिलेट किया वाई के साथ शिफ्ट करते हुए, तो ये हमारे पास आंसर आया। अब आपके लिए जो होमवर्क है वो ये कि आपने कैलकुलेट करना है गैमा वाई एक्स। तो आप देखिएगा ये सीक्वेंस रिवर्स हो जाएगी, कर लीजिएगा प्लीज, आपका ये अपना फायदा है। इसी तरह या चलो ये सवाल कर लेना, ये सवाल इसमें निकालना है आपको गैमा एक्स वाई। तो गैमा एक्स वाई का मतलब है एक्स को आप अपनी जगह कॉमन कांस्टेंट रखेंगे, थोड़ा सा तवील सीक्वेंस है, दोनों तरफ जीरो जीरो है, इसका मतलब है कि बस आपने सीक्वेंस लेना है यहाँ से 2 से लेकर के ये इस वाले -3 तक, इसी तरह यहाँ 1 से लेकर 5 तक को रिलेट कीजिएगा और आंसर आप कहेंगे कि सर आंसर भी तो दे दें। तो ये लो सर ने आंसर भी दे दिया, और क्या लूटोगे क्या, आप आंसर भी दे दिया सर ने। तो कोरिलेशन निकालना मेरे बेटा और ये देखना कि यही आंसर आता है कि नहीं, और रिवर्स करके गैमा वाई एक्स भी निकाल के देखना कि इस आंसर में और आपके दूसरे वाले आंसर यानी गैमा वाई एक्स में क्या फर्क है। तो ये काम नहीं करेंगे तो नुकसान उठाएंगे, और कर लेंगे तो मुझे भी बहुत रूहानी खुशी होगी कि मेरे बच्चों ने मेरी बात मानी, और जाहिर है उसका एडवांटेज आपको एग्जाम में मिलेगा इंशाल्लाह, और अल्लाह के यहाँ भी उसका अजर मिलेगा, सर की बात मानने का अजर। तो ये सवाल कर लेना। कोरिलेशन हमारे पास टाइम कितना है मेरे भाई? आज सर पूरा हो गया। चलो ठीक है, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अब याद दिलाइएगा कि हम लोग स्लाइड नंबर 28 से यानी कोरिलेशन, छोटा सा सवाल है बहरहाल इसको कर लेंगे। तो स्लाइड नंबर 28 से यानी कि कोरिलेशन से आगाज करेंगे। यहाँ तक कोई सवाल हो तो सर हाजिर हैं, वरना आप भी अगर आपकी कोई क्लास है तो नहीं है तो फिर मैं अटेंडेंस जल्दी से आपके सामने डाउनलोड किए लेता हूँ। वेब वर्जन चला रहा हूँ मैं, तो ये यहाँ से मैंने डाउनलोड किया आपकी अटेंडेंस, और ये आ गई आपकी अटेंडेंस। इसको दिखा देता हूँ कौन कौन है मेरे अलावा। तो सबसे पहले तो सर ज्वाइन करते हैं हमेशा, उसके बाद फिर ये लोग आते और जाते। अरे असद इतनी दफ़ा आते जाते रहे हो, खैर वो नेट का प्रॉब्लम इश्यूज होते हैं हर जगह। तो ये जो नाम मेरे सामने इस वक्त स्क्रीन पर चल रहे हैं, इनकी अटेंडेंस का मैं जिम्मेदार हूँ। क्लास ख़त्म होने तक शेख अब्दुल्ला साहब जो है वो तशरीफ फरमा हुए थे 12:11 पर, सब लेट नहीं, और भी रैंडम भी हैं, आते जाते भी तो रोक रहे हैं ना। खैर, तो ये अटेंडेंस आप लोगों की है, और इसको मैंने यहाँ से डाउनलोड के फोल्डर में से किया कट, और अपने रिकॉर्ड में से करंट सिस्टम में यहाँ कर दिया। आप लोग हैं सेक्शन ए, तो देखिए आपके सामने ही सारा काम कॉपी करके इसका रीनेम कर दिया। सर आपने अटेंडेंस अभी डाउनलोड की है? अभी अभी की है, बिल्कुल अभी अभी की है। सर बीच में मेरी कॉल कट गई थी, फिर से मैं रिकनेक्ट। कोई बात नहीं, तो एक मरतबा भी आप लॉगिन देखो। आपका नाम सर उस्मान अली आफाक। उस्मान, देखिए आपका नाम बिल्कुल यहाँ शामिल होगा। एक मरतबा भी अगर आप लॉगिन हो गए थे, नजर तो नहीं आ रहा हो। ये रहे, देखिए एक मरतबा, कोई बात नहीं, डिस्कनेक्ट हो गए थे दोबारा। एक मरतबा भी जिसका नाम यहाँ आ जाए ना, चाहे एक लम्हे के लिए, मैं उसकी अटेंडेंस लगा देता हूँ। मैं माइंड नहीं करता, कोई आए कोई जाए, कोई बैठे कोई सोए, कोई रोए, कोई चीखे कोई चिल्लाए। आई मीन आते जाते, देखे असद भाई जो है वो आते जाते रहे 2-4 दफ़ा, जाहिर है नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, कुछ हो जाता है। तो एनीवे मैं इसीलिए सेव नहीं करता यहाँ पर। तो लेक्चर नंबर 15 आज हमारी हो गई। तो आप, हाँ याद आया वो सैटरडे वाली जो हमारा क्विज होना था, तो एक दिन पहले काजी सलमान साहब की मेल आ गई थी कि भाई कल कोई क्लास नहीं होगी। ऑफिशियली जब नोटिस आ गया तो फिर मैंने वो रीशेड्यूल करना ही मुनासिब समझा। तो अब ऐसा करते हैं, ये बताओ फ्राइडे को तुम लोगों की कोई क्लास नहीं होती ना? फ्राइडे को होती है। होती है, तो फिर सैटरडे ही रखते हैं। वही एक कॉमन दिन ऐसा है जिसमें दोनों सेक्शन जो है वो फ्री होते हैं, तो वही 2 बजे ही रखते हैं। इस सैटरडे ज़रूर तो हमारा क्विज होगा।
तो हम लोग पहले ही क्विज में पीछे जा रहे हैं, तो एक ही क्विज अब तक हुआ है। तो सैटरडे अगेन, अब चाहे आंधी आए, तूफान आए, चाहे कोई लेबर डे आए, चाहे कोई और सा दिन आ जाए, तो हमारा क्विज इस सैटरडे ज़रूर होगा।